हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस मैराथन वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। तो इस वीडियो में आपके जितने भी प्रश्न होंगे वो सभी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की इस वीडियो में होने वाले हैं 60 प्रश्न। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए प्रश्नों को देखते हैं और एक एक प्रश्न की जानकारी अच्छे से लेते हैं। पहले प्रश्न की बात करें, पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, परमाणु किसे कहते हैं। 2015 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, तो आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न भी इन्हीं में मिक्स हैं। तो बात करते हैं परमाणु की। तो परमाणु क्या होता है। परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो परमाणु के बारे में बात करें तो वो एक छोटे से छोटा भाग होता है किसी भी तत्व का, ठीक है, और वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले लेगा लेकिन वह स्वतंत्र अवस्था में कभी पाया नहीं जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। चौड़ी, मोटी तथा कटीली संरचना वाले मरूदभिद पौधे का नाम लिखिए। तो जिसकी संरचना चौड़ी हो, कटीली हो और मोटी हो और वो मरूदभिद भी हो, तो ऐसे पौधे का नाम हो जाएगा नागफनी। तो इसका उदाहरण हमारा नागफनी हो जाएगा दूसरे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। घर्षण बल कम करने के उपाय बताइए। तो घर्षण बल कम करने के उपाय आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। मशीनों के पुर्जों को घिसने से या टूटने से बचाने हेतु उनके संपर्क तल के मध्य स्नेहक तेल या ग्रीस लगाकर उन्हें घर्षण बल को कम कर देते हैं। यानी कि घर्षण बल कब कम होगा, जब उनकी जो सतह हो जाएगी वो चिकनी हो जाएगी, तो उस पर या तो हम सतह के स्नेहक तेल लगा देते हैं या फिर ग्रीस लगा देते हैं, जिसके कारण घर्षण बल कम हो जाता है। जब हम चलते होते हैं और कोई फर्श पे चल रहे हैं, मान लीजिए अब पानी पड़ा हुआ है और हमारा पैर रख जाए तो हम फिसल कर गिर जाते हैं, क्योंकि वहां पर घर्षण बल कम हो जाता है हमारे पैरों के नीचे लगने वाला, जिस कारण से हम फिसल के गिर जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। पुष्प के मादा अंग का नाम लिखिए। 2019 में आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो पुष्प के मादा अंग का नाम हो जाएगा जायांग। इसके बाद बात करते हैं, पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, सजीव का एक लक्षण लिखिए। तो सजीव के बहुत सारे लक्षण हो जाते हैं। तो सजीव के लक्षण के बात करें तो सजीव श्वसन करते हैं, सजीवों का पोषण होता है, उनकी लंबाई में वृद्धि होती है, ये सभी हमारे सजीव के लक्षण हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, पांचवें प्रश्न में हमें दिया गया है, सजीव में सभी प्रकार की क्रियाएं होती हैं। यानी कि क्रिया संबंधित लक्षण लिखा है पांचवें प्रश्न में, जैसे कि श्वसन होता है, पोषण होता है और उत्सर्जन इत्यादि क्रियाएं होती हैं। इसके बाद बात करते हैं, शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के दो दो नाम लिखिए। तो छठा प्रश्न आपसे पूछा गया है, शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं के नाम। इतना सरल क्वेश्चन है। शाकाहारी जो घास खाते हैं, मांसाहारी जो मांस खाते हैं। तो शाकाहारी हो जाएगा हमारा खरगोश और बकरी, मांसाहारी हो जाएगा शेर और चीता। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो शेर और चीता हमारा अलग अलग होता है। इसके बाद बात करते हैं सातवें प्रश्न के बारे में। सातवां प्रश्न हमसे पूछा गया है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। 2019 में आपसे इतना सिंपल प्रश्न पूछा गया था। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपसे छोटे छोटे प्रश्न ही अति लघु में पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड आपका पेपर नहीं आने वाला है। तो छोटी छोटी चीज़ें ही आपको पढ़कर जानी है। इसके बाद बात करते हैं आठवें प्रश्न की। तो समय का मात्रक क्या होता है। समय का मात्रक आप सभी को पता है कि सेकंड होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। 2019 में आपसे यह प्रश्न भी पूछा गया था। अब इसके बाद बात करते हैं नवे प्रश्न के बारे में। नवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, जंतुओं एवं पौधों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जंतुओं और पौधों में अंतर स्पष्ट करने की बात करें तो पहला अंतर हो जाएगा, पौधों में ऊपर की ओर वृद्धि होती है, ये काफ़ी ऊंचाई तक बड़े हो जाते हैं, जबकि जंतु कुछ ऊंचाई तक ही बड़े होते हैं। यानी कि पौधे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं और वो बहुत ऊंचे हो जाते हैं, कई कई ऊंचे पेड़ हो जाते हैं बहुत बहुत, और जंतु कुछ ही ऊंचाई तक वृद्धि कर पाते हैं। पौधे और जंतुओं में संवेदना शक्ति होती है, जीवों में संवेदना शक्ति अधिक होती है, वे उसको प्रकट कर सकते हैं, जबकि पौधे होते हैं वो अपनी संवेदना शक्ति को प्रकट नहीं कर पाते हैं।
और तीसरा हमारा हो जाएगा पौधे प्रकाश की उपस्थिति में बढ़ते हैं जबकि जीव की वृद्धि हेतु आवश्यकता प्रकाश की पड़ती ही नहीं है। यानी कि ये हमारे अंतर हो जाएंगे कि पौधे ऊंचाई तक बहुत बड़े हो जाते हैं और जंतु ज़्यादा बड़े नहीं होते, कमी ऊंचाई तक बढ़ पाते हैं, और जंतु अपनी संवेदना को व्यक्त कर पाते हैं जबकि पौधे अपनी संवेदना को व्यक्त नहीं कर पाते। और इसके बाद पौधों की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण में ही होती है जब वो बड़े होते हैं, जबकि जीव हमारे प्रकाश की आवश्यकता उनकी वृद्धि के लिए नहीं होती। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। दूध किस प्रकार का मिश्रण है? 2015 में आपसे भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो बात करते हैं, दूध समांगी मिश्रण होता है। 10वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दूध समांगी मिश्रण है। फिर बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। पत्तियों का प्रमुख कार्य लिखिए। तो पत्तियों का प्रमुख कार्य क्या होता है? पत्तियों का प्रमुख कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना हमारा पत्तियों का प्रमुख कार्य हो जाएगा। और 2016-2018 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद बात करते हैं विद्युतीय बल। विद्युतीय बल किसे कहते हैं? तो विद्युतीय बल की यदि हम बात करें तो विद्युतीय बल हमारा कहलाता है जब विद्युतीय बल किसे कहते हैं? तो विद्युत बल के कारण जब चीजें किसी ओर आकर्षित होने लगती है तो उसे विद्युतीय बल कहते हैं। जैसे प्लास्टिक के स्केल को सूखे कागज से रगड़कर टुकड़ों के पास ले लिया जाए तो कागज के टुकड़े प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होते हैं, ऐसा विद्युतीय बल के कारण होता है। तो मान लीजिए जैसा कि इसका उदाहरण ये होता है कि आपने छोटे छोटे कागज के टुकड़े किए, आप ये एग्जाम्पल करके देख सकते हैं। और एक स्केल लेना प्लास्टिक का और कागज के छोटे छोटे टुकड़े करना, फिर उसको अपने सर पर स्केल को रगड़ना थोड़ी देर और फिर उन टुकड़ों के पास को लेके जाना, तो वो विद्युतीय बल के कारण जो कागज के टुकड़े होंगे वो स्केल की तरफ को आकर्षित हो जाएंगे। यही हमारा विद्युतीय बल का उदाहरण हो जाएगा और यही विद्युतीय बल हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 13वें प्रश्न के बारे में। मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूल अंग सहायक हैं? तो ये तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी आप 2 बार कर चुके हैं कि उनके शरीर पे धारा रेखित शरीर होता है, उनके पंख होते हैं, उनके गल फड़े होते हैं और उनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है। तो ये भी प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं 14वें प्रश्न के बारे में। 14वां प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, कीटभक्षी पौधे की विशेषता तथा नाम लिखिए। तो कीटभक्षी पौधे मैं आपको पिछले उनमें बता ही चुका हूँ बहुविकल्पीय प्रश्नों में कि इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। ये दलदली भूमि में उगते हैं और घटपर्णी, ड्रॉसेरा और घटपर्णी को हम नेफंथीज कहते हैं और यूके लिटोरियई एक हमारा ये नाम था। ये 3 हमने आपको बताए थे। तो बात करते हैं कीटभक्षी पौधे की विशेषताएं। तो आइए देखते हैं। कीटभक्षी पौधे दलदली भूमि में उगते हैं, मैंने बता ही दिया। इस कारण इन पौधों को नाइट्रोजन की प्राप्ति नहीं होती, जैसा मैंने बताया इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते और प्रोटीन की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु कीटों का पाचन करते हैं, जैसे कि ड्रोसेरा और घटपर्णी। घटपर्णी को नेफंथीज कहते हैं। तो यही मैंने आपको बताया था। इसके बाद बात करते हैं जलीय पौधे के तने एवं पत्ती की एक एक विशेषता बताइए। तो आइए देखते हैं 15वें प्रश्न को। तो जलीय पौधे के तनों के अंदर असंख्य रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें वायु कुष्ठ कहा जाता है, जिनमें वायु भरी रहती है, जैसे जलकुंभी। कमल और कुमुदिनी के पौधों की पत्तियां चपटी होती हैं, इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है, इससे पत्तियां गीली नहीं होती हैं, चपटी होने के कारण यह पानी की सतह पर तैरती हैं। तो ये इनकी एक एक विशेषता हो जाएगी। जलीय पौधों के तनों के अंदर रिक्त स्थान होते हैं जिनमें हवा भरी रहती है, जलकुंभी का पौधा हो गया, और कुमुदनी और कमल के पौधों की पत्ती चपटी होती हैं और उनकी संरचना मोम की तरह होती है, जो पत्तियां गीली नहीं होती हैं और सतह पर तैरती रहती हैं। इसके बाद बात करते हैं 16वें प्रश्न के बारे में। 16वां प्रश्न हमसे पूछा गया है अलैंगिक जनन की 2 विधियां लिखिए। तो पहला हो जाएगा मुकुलन और दूसरा हो जाएगा विखंडन। तो 2015 का ये प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलैंगिक जनन की 2 विधियां कौन कौन सी हो जाएंगी? तो पहली हो जाएगी मुकुलन विधि, दूसरी हो जाएगी विखंडन विधि। इसके बाद बात करते हैं घर्षण बल। तो घर्षण बल इससे पहले आपका क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर आपको ये पूछा गया कि घर्षण बल किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। घर्षण बल की परिभाषा भी समझ जाएंगे।
किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को ही घर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी सतह पर चल रहे हैं तो आपके पैर और सतह के बीच जो चलने की गति होगी उसका विरोध करने के लिए जो बल लगता है वही हमारा घर्षण बल लगता है, और घर्षण बल के कारण ही हम चल पाते हैं। इसके बाद बात करते हैं 18वें प्रश्न के बारे में। भूमिगत तने के रूपांतरण में अदरक के रूपांतरण का नाम लिखिए। तो अदरक के तने के रूपांतरण को प्रकंद कहते हैं। इतना छोटा सा क्वेश्चन है, अति लघु, आपको एक एक लाइन के क्वेश्चन मिलेंगे, आराम से करते हुए जाना है। अदरक के तने के रूपांतरण को हम प्रकंद कहते हैं, आप आराम से ध्यान रखना इस बात को। इसके बाद बात करते हैं 19वें प्रश्न के बारे में। गति के द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए। तो न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या होता है? यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाए और वो जो बल होगा उस वस्तु के द्रव्यमान और उस बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ वस्तु पर लगाया गया बल F और उस वस्तु का द्रव्यमान m और उस वस्तु का दिशा में उत्पन्न त्वरण a होगा। तो F बराबर ma और m गुणा a कर देंगे। यानी कि परिभाषा से देखते हैं हम इसकी, गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बाह्य से बल लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान उस वस्तु की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यही मैंने बताया कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो बल की दिशा में उसका उत्पन्न त्वरण और उस वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल को ही बल के बराबर हो जाएगा। तो 19वां प्रश्न एक बार फिर से समझ लेते हैं, मैं अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था तो फिर से समझते हैं। तो जो यदि हम किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाएंगे तो वो जो बल होगा उस वस्तु के द्रव्यमान और उसी दिशा में वस्तु के त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, F बराबर m गुणा a, जहाँ F बल है, m द्रव्यमान और a त्वरण है। इसके बाद बात करते हैं पारदर्शी और अपारदर्शी को स्पष्ट कीजिए। तो पारदर्शी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वे पदार्थ जिनके हम आर पार देख सकते हैं और इनमें पारदर्शिता का गुण होता है, मतलब इनके पार देख सकते हैं, इनमें ऐसा गुण होता है कि इनके पार देखा जा सकता है। और अपारदर्शी इसका उल्टा हो जाएगा, वे पदार्थ जिनके हम आर पार नहीं देख सकते और उनमें अपारदर्शिता का गुण होता है। तो पारदर्शी और अपारदर्शी, ये भी आपका प्रश्न नंबर 20 भी बहुत अच्छे से हो गया। इसके बाद बात करते हैं 21वें प्रश्न के बारे में। तो 21वें प्रश्न में हमसे पूछा गया, डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव के शरीर का डिग्री सेल्सियस में किस सीमा तक का तापमान माप सकते हैं? तो डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव के शरीर का 35 डिग्री से 42 डिग्री तक का तापमान माप सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्लोरोफिल के दो प्रमुख कार्य बताइए। 22वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो क्लोरोफिल के दो कार्य हो जाएंगे, पहला क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है और दूसरा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित कर लेता है, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब मतलब कि अपने पास में एकत्र कर लेता है और इसी कारण पत्तियों का रंग हरा हो जाएगा। आपके दो प्रमुख कार्य क्लोरोफिल के हो गए। इसके बाद बात करते हैं 23वें प्रश्न के बारे में। 23वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, वर्धी जनन की दो विधियां बताइए। तो वर्धी जनन की दो विधियां हमारी हो जाएगी। पहली विधि हो जाएगी जड़ों के द्वारा वर्धी जनन, जिसके अंतर्गत डहेलिया का पौधा और शकरकंदी आ जाएंगी। फिर आ जाएगा हमारा दूसरा तनों के द्वारा वर्धी जनन, जिसके अंतर्गत आलू, प्याज, हल्दी और लहसुन। वर्धी जनन हमारा दो प्रकार से, जड़ों के द्वारा यानी कि जड़ों के माध्यम से जनन वर्धी जनन होगा, वो डहेलिया और शकरकंदी में होगा, और तनों के द्वारा होगा आलू, प्याज, हल्दी और लहसुन में होगा। इसके बाद बात करते हैं 24वें प्रश्न के बारे में। 24वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, जड़ के प्रकार बताइए। तो जड़ के प्रकार आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में भी मैंने आपको कराए थे, एक होती है मूसला जड़ और दूसरी होती है अपस्थानिक जड़। इसके बाद बात करते हैं 25वें प्रश्न के बारे में। 25वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, अलैंगिक जनन की दो विधियां बताइए। तो अलैंगिक जनन की दो विधि हो जाएंगी, पहली हो जाएगी हमारी विखंडन विधि, दूसरी हो जाएगी हमारी मुकुलन विधि। इसके बाद बात करते हैं 26वें प्रश्न के बारे में। 26वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, तीन कीटभक्षी पौधों के नाम बताइए। तो तीन कीटभक्षी पौधे हमारे हो जाएंगे, पहला हो जाएगा ड्रोसेरा, दूसरा हो जाएगा नेफंथीस, तीसरा हो जाएगा यूटिकुलेरिया। इसके बाद बात करते हैं 27वें प्रश्न के बारे में।
27वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। 2017 में ये प्रश्न आया था। और पुष्प के मुख्य 4 भागों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की। तो 4 भागों के नाम, पहला भाग होगा हमारा बाह्य दलपुंज, दूसरा हो जाएगा दलपुंज, तीसरा हो जाएगा पुमंग और चौथा हो जाएगा जायांग। तो 27वां प्रश्न आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं 28वें प्रश्न के बारे में। 28वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, भंगुर एवं अभंगुर पदार्थ किसे कहते हैं, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो भंगुर पदार्थ वे पदार्थ जिनमें शीघ्र ही चूर्ण बन जाने का गुण पाया जाता है, भंगुर पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच और कोयला और बहुत सारे और भी हो सकते हैं। और अभंगुर पदार्थ वे पदार्थ जो शीघ्र चूर्ण बनने का गुण विद्यमान नहीं होता, अभंगुर पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा और तांबा। भंगुर का अर्थ जो चूरा यानी कि चूर्ण बन जाए वे, और अभंगुर का अर्थ होता है जो चूर्ण ना बन पाए, जैसे कि लोहा। और भंगुर में आ जाएगा हमारा कोयला, जिसको बिल्कुल चूर्ण के रूप में बनाया जा सकता है। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में, 29वें प्रश्न की। 29वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, ऊर्ध्वपातन से क्या तात्पर्य है। 2015, 16 और 18 में आपसे यह प्रश्न पूछा गया है। तो ऊर्ध्वपातन क्या कहलाता है, वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं, ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं। और यह क्रिया ऊर्ध्वपातन की कहलाती है, जैसे कि नौशादर, आयोडीन, कपूर आदि। तो ऊर्ध्वपातन कैसे, जैसे हमने कपूर की एक टिक्की आती है वो ली और उसको हमने जलाया, तो वो द्रव में नहीं बदलती है, सीधे गैस में बदल जाती है। यही क्रिया हमारी ऊर्ध्वपातन की कहलाती है। तो आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी भी समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करते हैं 30वें प्रश्न की बात। तीसरे प्रश्न हमसे पूछा गया है, मूल मात्रक किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो मूल मात्रक कौन से होते हैं, वे भौतिक राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। इन राशियों के लिए प्रयुक्त मात्रक ही मूल मात्रक कहलाते हैं। अर्थात वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां, और मूल मात्रक वे होते हैं जो मूल राशियों के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे दूरी एवं समय मूल राशियां हैं और इनके मात्रक मीटर तथा सेकंड हैं। इसके बाद बात करते हैं 31वें प्रश्न के बारे में। 31वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इसे क्या कहते हैं। तो मान लीजिए कोई वस्तु है, वो अपनी स्थिति के इधर उधर दोनों ओर गति कर रही है, तो ये हमारी कहलाती है दोलन गति। 31वें प्रश्न का उत्तर होगा दोलन गति। अब बात करते हैं 32वें प्रश्न के बारे में, तलछटीकरण की प्रक्रिया समझाइए। तो तलछटीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, आइए जानते हैं 32वें प्रश्न का। द्रव में आविलय ठोस के मिश्रण से हल्के तथा भारी अवयवों को निथारना ही तलछटीकरण कहलाता है। यानी कि जो द्रव होता है उसमें जो ठोस मिल नहीं पाते, उनके हल्के और भारी अवयवों को निथारना ही तलछटीकरण कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं 33वें प्रश्न के बारे में, घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है। तो घूमते हुए लट्टू में होती है हमारी घूर्णन गति, और घड़ी के पेंडुलम की गति होती है दोलन गति। इसके बाद बात करते हैं 34वें प्रश्न के बारे में। 34वां प्रश्न है, हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। तो हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, जो कि हमारी आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इसके बाद बात करते हैं 35वें प्रश्न के बारे में, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। तो ये आपने बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंतर्गत भी किया था। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है विषाणु यानी कि वायरस को। इसके बाद बात करते हैं 36वें प्रश्न के बारे में, पुष्प के नर अंग का नाम क्या होता है। तो पुष्प के नर अंग का नाम होता है पुंकेसर। इसके बाद बात करते हैं 37वें प्रश्न के बारे में, ठोस पदार्थों की आकृति व आयतन कैसे होते हैं। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उनकी आकृति और आयतन निश्चित होते हैं, उनका एक आकार होता है और उनका आयतन भी निश्चित होता है। इसके बाद बात करते हैं 38वें प्रश्न की। 38वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है।
तो ये मैं पिछले 3 क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ, बहुविकल्पीय में भी और अति लघु में भी, कि पत्तियों का रंग पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। इसके बाद बात करते हैं 39वें प्रश्न के बारे में। 39वां प्रश्न हमसे पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख उत्पाद कौन से हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख उत्पाद पहला होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है ऑक्सीजन, और ग्लूकोज को ही स्टार्च कह लेते हैं। अब बात करते हैं 40वें प्रश्न के बारे में। पौधे के कितने भाग होते हैं। तो पौधे के 5 भाग होते हैं। पहला जड़, दूसरा तना, तीसरा पत्ती, चौथा फूल और 5वां फल। यानी कि पौधे के कितने हो गए, 5 भाग, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। इसके बाद बात करते हैं 41वें प्रश्न के बारे में। परागकण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र, मक्का में 20, टमाटर में 24 तथा आलू के पौधे में 48 गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद बात करते हैं 42वें प्रश्न के बारे में। 42वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, यह किस पदार्थ की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है वह हमारी पादप कोशिका में पाई जाती है और यह सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है और ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इसके बाद बात करते हैं 43वें प्रश्न के बारे में। जंतुओं एवं पौधों में समानता बताइए। तो जंतु और पौधों में समानता, पहली समानता वृद्धि। जंतु और पौधे दोनों ही समय समय के साथ बड़े होते हैं। फिर आकार, दोनों का ही आकार निश्चित अवस्था में फैलता हुआ जाता है और पौधों का आकार विशाल हो जाता है जबकि जंतु का थोड़ा सा कम होता है। फिर श्वसन क्रिया, पौधे और जंतु दोनों ही श्वसन क्रिया करते हैं। तो पौधे श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि जीव जंतु ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं 44वें प्रश्न के बारे में। पुष्प क्या है। तो पुष्प क्या होता है, पुष्प पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है। पत्तियों के रूपांतरण को पुष्प कहा जाता है, यानी कि ये पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है और ये पत्तियों का रूपांतरण ही होकर पुष्प बनता है। इसके बाद बात करते हैं 45वें प्रश्न के बारे में। खिड़कियों में किस प्रकार के कांच का प्रयोग होता है। तो खिड़कियों में जो हमारा कांच लगा होता है वो होता है साधारण, जिसे हम मृदु कांच भी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं 46वें प्रश्न की। सजीव किसे कहते हैं, सजीव की परिभाषा आइए जानते हैं। हाथी, घोड़ा, बिल्ली, बंदर, मानव, पेड़ पौधे जब तक जीवित रहते हैं सजीव कहलाते हैं, क्योंकि इनमें वृद्धि, पोषण, श्वसन क्रिया, प्रजनन एवं निश्चित जीवन चक्र जैसे कुछ सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। यानी कि जिसमें भी वृद्धि हो रही है, श्वसन क्रिया, प्रजनन हो रहा है, वो हमारा सजीव के अंतर्गत आता है। अब अगली बात करते हैं निर्जीव किसे कहते हैं। 47वां प्रश्न हमसे यह पूछा गया है। तो वह वस्तु जिनमें जीवन नहीं होता निर्जीव कहलाते हैं, जैसे कि मेज, कुर्सी, वाहन आदि, ये सभी हमारे निर्जीव के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं 48वें प्रश्न के बारे में। जड़ का प्रमुख कार्य बताइए। तो जड़ का प्रमुख कार्य होता है भूमि में जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण का कार्य करना और पौधों की भूमि में इन सब चीजों को स्थिर बनाए रखना, जिससे उन्हें भरपूर पोषण मिल सके। इसके बाद बात करते हैं 49वें प्रश्न की। 49वां प्रश्न हमसे पूछा गया है पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियां कौन सी हैं। 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। दूसरा, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम लिखिए। 2017 में आपसे यह प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, विधियों के नाम हो जाएंगे, पहला मुकुलन, दूसरा खंडन, तीसरा बीजाणुओं के द्वारा और चौथा कायिक प्रवर्धन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। इसके बाद बात करते हैं वृत्तीय गति तथा घूर्णन गति का एक एक उदाहरण लिखिए। तो लट्टू का जो घूमना होता है वो हमारा हो जाता है घूर्णन गति, और सूर्य के चारों ओर जो हमारे ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, तो वो हमारे सभी हो जाएंगे घूर्णन गति के उदाहरण। आइए देखते हैं क्या लिखा है। पहला ऑप्शन हमें दिया है लट्टू का फिरना घूर्णन गति का उदाहरण है, जबकि सूर्य के चारों ओर
गति करना वृत्तीय गति का उदाहरण है। इसके बाद बात करते हैं 51वां प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। पौधों की पत्तियों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर समीकरण को आपको याद करके जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, पेपर में आपसे पूछी जा सकती है। तो समीकरण होती है हमारी 6CO2 प्लस 12H2O साइन ऑफ रिएक्शन, सूर्य के प्रकाश में हरित लवक की उपस्थिति में जब हम रिएक्शन को कराते हैं तो C6H12O6 और 6 ऑक्सीजन के अणु और हाइड्रोजन के अणु निकल जाते हैं और C6H12O6 हमारा बन जाता है। यही हमारी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। इसके बाद हमारा एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही सरल न्यूमेरिकल दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक कण आधा चक्कर लगाता है तो इस दिशा में कण द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि r की वैल्यू हमें दी गई है और कण के द्वारा आधे चक्कर की दूरी वैसे तो 2πr होती है, मतलब तय की गई दूरी, लेकिन यहाँ पर आधा चक्कर है तो केवल πr हो जाएगी। पाई की वैल्यू 3.14 होती है और r का मान हमें दिया गया है 4, दोनों की गुणा करने पर 12.56 सेंटीमीटर आंसर होगा। और इसके बाद हमें जो निकालना है कण के द्वारा आधे चक्कर में विस्थापन, तो विस्थापन हमारा हो जाएगा 2r और r की वैल्यू हमारी 4 दी गई है तो विस्थापन हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और उसकी दूरी हमारी हो जाएगी 12.56 सेंटीमीटर। इसके बाद बात करते हैं 53वें प्रश्न के बारे में। 53वां प्रश्न हमसे पूछा गया है बीजों के प्रकीर्णन की दोलक्षेप प्रक्रिया क्या है। तो फल के निरंतर हिलने डुलने के कारण बीज हवा में बिखर जाते हैं, इसे दोलक्षेप प्रक्रिया कहा जाता है, जैसे कि पोस्ता में ये होती है। तो दोलक्षेप प्रक्रिया क्या होती है, फल के निरंतर हिलने डुलने के कारण हवा में बीजों का बिखर जाना दोलक्षेप प्रक्रिया कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं 54वें प्रश्न के बारे में। 54वां प्रश्न हमसे पूछा गया है प्रकीर्णन क्या है, इसकी प्रमुख विधियां कौन सी हैं। तो परागकण या फिर बीजों का वातावरण में फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन की प्रमुख विधियां हैं, पहला हो जाएगा जल के द्वारा प्रकीर्णन, दूसरा हवा के द्वारा, तीसरा कीटों के द्वारा और चौथा पक्षियों के द्वारा। यानी कि जो बीज होते हैं वो हमारे वातावरण में फैल जाना ही हमारा प्रकीर्णन कहलाता है। और ये जल के द्वारा भी हो सकता है, हवा के द्वारा भी हो सकता है, कीटों के द्वारा भी हो सकता है और पक्षियों के द्वारा भी हो सकता है। अब अगले प्रश्न की बात की जाए, 55वां प्रश्न हमसे पूछा गया है पौधों में कितने प्रकार के जनन होते हैं। तो पौधों में होते हैं हमारे वर्धी जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन और तीसरा होता है लैंगिक जनन। तो ये हमारे जनन के पौधों के 3 प्रकार हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं 56वें प्रश्न के बारे में। 56वां प्रश्न है पत्ती के प्रमुख भागों के नाम लिखिए। 2022 में पूछा गया है तो हो सकता है इस साल भी आपसे पूछा जा सके। तो पत्ती के 3 मुख्य भाग होते हैं, पहला होता है पर्णाधार, दूसरा होता है पर्णवृंत, तीसरा होता है पर्णफलक। इसके बाद बात करते हैं 57वें प्रश्न के बारे में। 1 माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं। तो 1 माइक्रोमीटर में हमारे 10⁻⁻6 मीटर होते हैं और 1 पिकोमीटर में हमारे 10⁻12 मीटर होते हैं। और हमसे पूछा गया है कि माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं। तो 1 माइक्रोमीटर में होते हैं हमारे 10⁻6 पिकोमीटर। 2022 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं 58वें प्रश्न के बारे में। बेलन की लंबाई तथा वृत्त का व्यास मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 58वें प्रश्न का वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा बेलन की लंबाई और वृत्त का व्यास मापा जाता है। इसके बाद बात करते हैं 59वें प्रश्न के बारे में। उपापचय क्रिया कितने प्रकार से होती है। तो उपापचय प्रक्रिया जो होती है हमारी 2 प्रकार से होती है, पहली होती है उपापचय, दूसरी होती है अपचय। इसके बाद बात करते हैं आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न की, ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन कैसे होते हैं। तो ये आप पीछे भी पढ़ चुके हैं कि ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन
निश्चित होते हैं। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के 60 बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्न। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। और वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। धन्यवाद।